नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट चैनल पर। साथियों, यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी दिशा दे सकते हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और आप इस क्लास को लेकर खुद में कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे, तब आपको वहां पर इस क्लास का फायदा दिखेगा। तो इसी बीच में हम आपके बीच लाए हैं पहला टॉपिक। ये इतिहास की पहली सीरीज है और इसमें हम सिंधु सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम देखते हैं कि यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 1750 ईसा पूर्व तक ये चली थी। कब तक चली थी? 1750 के नीचे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता है इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। एक विधि होती है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि जो बताई गई है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। इस सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। आपसे पूछेगा कि त्रिभुजाकार सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या आपको कोई भी ऑप्शन अलग जो होगा वो दे रखा होगा। तो आप इसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इस सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार, अब सिंधु सभ्यता जो है 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व दिशा में ये पहला था मेरठ, आलमगीरपुर, मेरठ। वहां पर सिंधु सभ्यता का एक स्थान था आलमगीरपुर। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे पर है। आप लोग सिंधु स्थल तो याद करेंगे ही और इसके साथ साथ आप ये भी देख लेंगे कि वे कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसी कड़ी में पश्चिम में आपका आ जाता है सुत कांगडोर। कौन सा आ जाता है? सुत कांगडोर। उत्तर में आपका आता है मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे पर है। ये आता है आपका जम्मू कश्मीर में। फिर दक्षिण में आता है आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद। ये आता है आपका गोदावरी नदी के तट पर। तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा स्थित विशाल टीले की जानकारी दी गई। कब दी गई? 1826 में। कौन सी टीले की? हड़प्पा स्थित टीले की। उसके बाद जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसके जो महानिदेशक थे सेंट जॉन मार्शल,
उनके अनुसार 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन जो पंजाब के तत्कालीन मांटमोगरी जिले में रावी नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पुनर्विश्लेषण किया। इसे आप याद रखेंगे, दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की थी, याद रखेंगे। कब की थी? वर्ष 1921 में। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। तो आप इसे याद रखेंगे, कब लगाया? 1922 में। कब लगाया? 1922 में। किसने? राखलदास बनर्जी ने। कब? सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे। आप नदी का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता इन्होंने लगाया। फिर वो आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता की प्रकृति थी वो कैसी थी? वो थी नगरीय। उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा पुरातत्व स्थल की खोज कहां से की गई? तो वो की गई थी आपके गुजरात से। कहां से की गई थी? गुजरात से। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अब आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता व उनके स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछेगा कि कौन से स्थान पर किस व्यक्ति ने खुदाई की है, तो आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से। आप मेरे कहने से एक बार वीडियो को पूरा देखना नॉर्मल स्पीड में, फिर उसे आप अपने हिसाब से बढ़ाकर देख लेना। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 3-4 बार आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो यकीन मानना कि आपकी इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। तो इसी बीच में पहला स्थान जो है वो आता है सुत्तांगडोर। इसके जो उत्खनन करता है वो है ऑरलस्टीन, याद रखेंगे। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन की है वो क्या है? राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद हड़प्पा, यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया था राय बहादुर और दयाराम साहनी ने। राखीगढ़ी ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया है वो सूरज भान ने किया है। आलमगीरपुर पंडित यदुदत्त शर्मा ने किया है। चलिए फिर इसी बीच में हमारे बीच आता है एक स्थान, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण जो स्थान है ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। कैसा नगर है? सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसका क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। यहां से कुषाण कालीन स्तूप मिले हैं। कहां से मिले भाई? ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। यहां से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। उसके बाद मोहनजोदड़ो के केंद्रीय भाग में क्या स्थित है? जलाशय। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्या स्थित है? जलाशय। इस पूरा स्थल से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपसे पूछेगा कि कौन सी वस्तु कहां से मिली है, तो आप इसे अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कांसे से बनी। तांबा जो होता है कांसे, कांसा एक धातु होता है, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से मिलाकर बनता है ना। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इस पूरे स्थल से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति
प्राप्त हुई है। कहां से? वो हुई है मोहन जोदड़ो से। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। इसे आप याद रखेंगे। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अभी हम मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं। उसके बाद घरों में व्यक्तिगत कुएं मिले हैं। घरों में व्यक्तिगत कुएं मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता को जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा है। ध्यान रखना कि 3 मुख वाले रुद्र शिव या 3 मुख वाले देवता की खोज या उसके अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। या आप इसे ऐसे भी याद कर लेंगे कि मोहन एक देवता थे 3 मुख वाले। ऐसे भी आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, सूती वस्त्र के कारखाने। सूती वस्त्र के कारखाने कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये भी आप याद रखेंगे। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर स्थान आता है हड़प्पा। इस स्थल से श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? हड़प्पा से। इसे आप याद रखेंगे। श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से पूछेगा आपसे कि एक सींग वाला पशु यहाँ पर एक सींग वाला पशु के जो अवशेष मिले वो कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। तो इसे आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है ये। फिर आता है हड़प्पा की, जो हड़प्पा स्थान की खोज है या उत्खनन कार्य है वो यहाँ पर किसने किया? वो किया दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में। फिर आता है लोथल। लोथल इंपोर्टेंट स्थान है, ये एक बंदरगाह था यहाँ पर। और लोथल ये स्थान जो है आपका गुजरात में आता है। गुजरात में आता है, इसे याद रखेंगे। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहते हैं। फिर लोथल के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। लोथल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और। लोथल में जो लोथल एवं सुरकोटदा, लोथल एवं सुरकोटदा ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। इसे आप याद रखेंगे। वहां पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, तो वो कौन से हैं? नंबर 1 पर लोथल, नंबर 2 पर सुरकोटदा। ध्यान रखेंगे। लोथल के अनेक मकानों से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार आग्नेय स्थल पाए गए हैं जिनका प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता था। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा वृत्ताकार ये चतुर्भुजाकार आग्नेय स्थल कहां से मिले हैं? ये मिले हैं लोथल से। और इनका प्रयोग किस लिए होता था? यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता था। ठीक है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखा है गेंडे की मूर्ति कहां से मिली है? लोथल से। कहां से मिली है? गेंडे की मूर्ति लोथल से मिली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। तो आप ऐसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है आपका काली बंगा। काली बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इंपोर्टेंट है ये। क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ऐसे याद कर लेंगे कि आपसे पूछेगा कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं आपके? वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट
राज्य भी आपको याद करने हैं। अग्नि वेदिका कहां से मिली है? ये आपकी कहां से मिली है? कालीबंगा से। उसके बाद नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहां से मिला है? ये जो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य है वो आपके कालीबंगा से मिला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अन्य हड़प्पा स्थल, यानी कि जो अन्य हड़प्पा स्थल हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा सैंदव स्थल है। इसे आप याद रखेंगे, राखीगढ़ी। यहाँ पर कौन सा स्थल है ये? राखीगढ़ी। कौन से राज्य में पड़ता है ये? हरियाणा। यहाँ पर पड़ता है ये हरियाणा। यहाँ पर हड़प्पा संग्रहालय भी बनाया गया है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है बनावली, बनावली हरियाणा, ये भी हरियाणा में पड़ता है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिमा मिली है। क्या मिली है? मिट्टी से बने हुए हल्की प्रतिमा यहाँ से मिली है। कहां से? बनावली हरियाणा से। उसके बाद घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ये आप याद रखेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो घोड़े की हड्डियां होती हैं उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिले हैं आपके सुरकोटदा से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चनहुदड़ों से प्राप्त बकराकार ईंटें मिली हैं। यानी कि जो बकराकार ईंटें हैं वो कहां से मिली हैं? आपके चनहुदड़ों से। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बालाकोट तथा लोथल से सीप उद्योग के प्रमाण भी मिले हैं। बालाकोट तथा लोथल से सीप के प्रमाण भी मिले हैं, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से बेल की ताम्र मूर्तियां मिली हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। लोथल से कुत्ते एवं कालीबंगा से बैल की मूर्ति मिली हैं, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यह लिपि 1800 ईस्वी तक प्रकाश में आ गई थी, इसे याद रखेंगे। हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है, बल्कि यह मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और ये वर्णनात्मक नहीं थी, इसका वर्णन नहीं किया गया, बल्कि ये चित्र बने थे जो पढ़ी नहीं जा सकी। और यह लिपि जो है कहां से किधर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है बाएं से दाएं। इसे आप याद कर लेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नीचे है कि लेखन कला को विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है, इसे आप याद रखेंगे। कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन की सभ्यता है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही था। अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूं। और यही मेरी मेहनत है, और मेरी मेहनत यानी कि प्लस पॉइंट की मेहनत आपके फीडबैक पर निर्भर रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यकीन मानिएगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, बशर्ते आप ईमानदारी से मेहनत करें। और इस वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। जब आप नोट करेंगे
तो आपसे वह चीज एग्जाम में गलत नहीं होगी। और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों को दें, जिससे कि ये जो शिक्षा है सभी जगह फैल सके। और इसी के साथ आज हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। कल इसी के आगे से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।